दोस्तों आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसके पहले हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा, उनके काल को विभाजित करके पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। जितने भी क्वेश्चन आपके मंडी एग्जाम में बनते हैं सभी क्वेश्चनों की हमने चर्चा की। और अब अगला जो टॉपिक है हमारा हड़प्पा सभ्यता, और ये हड़प्पा सभ्यता भारत का पहला नगरीय सभ्यता माना जाता है, क्योंकि इसके पहले जो सभ्यता थी वैदिक सभ्यता थी, और जब तक इसकी खोज नहीं हुई थी तब तक वैदिक सभ्यता को भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता माना गया है। लेकिन जब वैदिक हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया 1921 ईस्वी में, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज कर दी गई, और इस प्रकार वैदिक सभ्यता को पीछे करके सबसे प्राचीन सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता माना गया। तो आइए हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का नामकरण और इनसे बनने वाले विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के नामकरण। तो हड़प्पा सभ्यता का जो नाम से जाना जाता है, इसमें इसे हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता, और सिंधु सरस्वती सभ्यता, सभ्यता, इतने नामों से जाना जाता है। और इसे नगरीय सभ्यता भी माना जाता है। भारत की पहली नगरीय सभ्यता। तो जितने भी नामकरण दिए गए इतिहासकारों के द्वारा, इसका कोई न कोई तर्क होता है। जैसे सिंधु सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंध नदी के आसपास जितने भी इसके स्थल मिले हैं वो सिंधु नदी के आसपास होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा हुआ स्थल माना जाता है, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया। सबसे पहला खोजा हुआ स्थल क्या था? हड़प्पा। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो होते थे ये तांबे में टीन मिलाकर कांस्य का प्रयोग करते थे, कांस्य बनाते थे। और तांबे में टीन मिलाकर कांस्य का प्रयोग करने वाली पहली सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। अगला जो नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो 1947 के बाद जो खोजे गए स्थल है, इसमें करीब 40 स्थल जो हैं ये सिंधु की सहायक नदियों के आसपास क्षेत्र मिले हैं। लेकिन इससे ज्यादा जो खोजे गए हैं, करीब 80% देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा स्थल आपके सरस्वती नदी के बीच पाए गए हैं। सिंधु और सरस्वती नदियों के बीच में ये स्थल पाए गए हैं सबसे ज्यादा, इसलिए सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। भारत की पहली नगरीय सभ्यता मानी जाती है। भारत की पहली नगरीय सभ्यता इसलिए मानी जाती है क्योंकि अब तक जो जैसे वर्तमान की स्थिति में नगर पालिका और नगर निगम होते हैं, इस प्रकार से बहुत उत्तम नगर नियोजन की व्यवस्था की गई थी इस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा। इसलिए जो है इसे भारत की पहली नगरीय सभ्यता भी मानी जाती है। तो ये आपका नामकरण हो गया, जो कभी कभी इन नामों से प्रश्न बनता है। अब हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता। तो सिंधु घाटी समकालीन की जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता के, उनमें सबसे पहली सभ्यता मानी जाती है मेसोपोटामिया की सभ्यता। और इन सभ्यताओं का जो जन्म होता है किसी न किसी नदी घाटियों के आसपास क्षेत्र में ही होता है, क्योंकि किसी भी सभ्यता का अगर विकास हुआ है वो किसी न किसी नदी के किनारे हुआ है। इसका कारण यह माना जाता है कि जो जल होता है, पानी जो होता है, जल जो होता है, ये जीवन का अभिन्न अंग माना जाता है। यहाँ के जो क्षेत्र होते हैं उपजाऊ होते हैं और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से थोड़ा मजबूत भी होते हैं, उपजाऊ होते हैं। इसलिए आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण
जो है जितने भी सभ्यताओं का विकास हुआ है वो किसी न किसी नदी के किनारे हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो सभ्यता थे उनकी बात करेंगे हम। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के जो समकालीन सभ्यताएं थी उनमें सबसे पहला था मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता ये दजला वो फरार नदी के किनारे स्थित है। फरार। दूसरी जो सभ्यता थी इसके समकालीन वो थी मिस्र की सभ्यता। वो मिस्र की सभ्यता थी। ये भी नील नदी के किनारे है। और जैसा कि भूगोल आप पढ़ेंगे तो उसमें नील नदी का वरदान मिस्र को माना जाता है और नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे और मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास दजला और फरार नदी के किनारे। और सबसे प्राचीन सभ्यता मिस्र की सभ्यता ही मानी जाती है। लेकिन वर्तमान में जो उत्खनन क्षेत्रों के आधार पर यह माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता विश्व के सबसे बड़ी सबसे प्राचीन सभ्यताओं में गिना जाता है इसे। लेकिन अभी तक पूरी तरह से साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन दावा किया जाता है भारतीय इतिहासकारों के द्वारा। तीसरी जो सभ्यता थी वो चीन की सभ्यता थी। चीन की सभ्यता। और ये चीन की जो सभ्यता थी ये हांगो या पीली नदी के किनारे थी, जिसे आप देखेंगे चीन का शोक भी कहा जाता है हांगो नदी को। और हांगो नदी का जो क्षेत्र होता है सबसे ज्यादा उपजाऊ और गेहूं और चावल के क्षेत्र से सबसे ज्यादा उपजाऊ माना जाता है इसे। तो इस प्रकार के समकालीन सभ्यताएं हमने देख ली है जो किसी न किसी नदी के किनारे हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की अगर बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम इनके पूरा स्थलों से पूछा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का कितने देशों में इसका विस्तार माना जाता है। तो एक तरफ देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है ये 3 देशों में मिलता है। इसमें जो है पहला होगा अफगानिस्तान। इसमें जो होगा पहला अफगानिस्तान और दूसरा पाकिस्तान और तीसरा होगा भारत। और इनमें सबसे ज्यादा जो स्थल प्राप्त हुए हैं सबसे ज्यादा भारत के हुए हैं। तो सर्वाधिक स्थल आपके भारत से मिले हैं। और भारत में सर्वाधिक स्थल जो मिले हैं ये गुजरात में मिले हैं। गुजरात में स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा जो स्थल खोजे गए हैं वो गुजरात में खोजे गए हैं। अफगानिस्तान के जो 2 स्थल हैं यहां से प्रश्न बनता है। इसमें है आपका मुंडिका और सुर्तकोई है। सुर्तकोई अफगानिस्तान के 2 स्थल महत्वपूर्ण है, मुंडिका सुर्तकोई। बहुत सारे स्थल हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा फेमस है मुंडिका और सुर्तकोई है। और पाकिस्तान का देखा जाए तो बहुत सारे स्थल इसमें हैं। इसमें सबसे पहला खोजा हुआ स्थल हड़प्पा है। हड़प्पा होगा, उसके बाद मोहनजोदड़ो, उसके बाद देखेंगे चाहुंदड़ो को, और उसके बाद देखेंगे आमरी को, और बहुत सारे हैं कोट दीजी, और इसी में आपका डाबरकोट, और इसी में देखेंगे आप सूतकांगेडोर, और इसी में देखेंगे नवसारी को, और बालाकोट भी है। महत्वपूर्ण तो आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो चाहुंदड़ो है और सूतकांगेडोर। लेकिन कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है ये स्थल कहां से प्राप्त हुए हैं आपके। तो हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण यहां से देखा जाएगा नवसारी से। तो नवसारी से याद रखिएगा
यहाँ पर बड़ी मात्रा में नारी की मूर्ति मिली है। बड़ी मात्रा में नारी की मृण मूर्ति मिली है। मृण मूर्ति मिली है। और जो इस बात का सूचक होता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है मात्र सातात्मक था, क्योंकि बड़ी मात्रा में नारी की मिट्टी से और हड्डियों से नारी की मूर्ति मिली है। और कुछ इसमें जो मूर्ति मिली, सबसे ज्यादा मूर्ति ऐसी है कि नारी उनके मांग पर सिंदूर लगाया हुआ है। तो इस बात का घोषक होता है जो हिंदू धर्म में एक जो है पति व्रत स्त्री का जो इसका घोतक होता है, ये मानी जाती है। और सभी स्थलों की हम बात करेंगे अभी। इसमें सबसे ज्यादा जो स्थल प्राप्त हुए भारत के हुए हैं, और भारत में भी सबसे ज्यादा कहाँ है? गुजरात में। तो भारत के स्थलों में अगर बात करेंगे हम, तो इसमें सबसे पहला देखेंगे मांडा। ये जम्मू कश्मीर में है, और उसके बाद हम देखेंगे रोपड़, ये पंजाब में पड़ता है। और उसके बाद हम देखेंगे हरियाणा में से देखेंगे राखीगढ़ी देखेंगे, और इसी में देखेंगे हम बनवाली, और इसी को देखेंगे कुड़ाल। और उसके बाद हम देखेंगे गुजरात में रंगपुर, लोथल, सुरकोटदा, और देखेंगे इसी में हम धौलावीरा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं। वीरा मतलब कुआं और धौला मतलब होता है सफेद। और इसमें देखेंगे हम कालीगंगा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़िया। अभी सभी क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे हम। और इसी में देखेंगे हम आलमगीरपुर देखेंगे। और इसी में देखेंगे हम आलमगीरपुर हो गया आपका, और इसी में देखेंगे हम दैमाबाद। तो इन प्रमुख स्थलों में हम बात करेंगे। यहां से प्रश्न बनता है स्थलों की खोज कौन किया, यहां से एविडेंस साक्ष्य कौन से साक्ष्य मिले हैं, और किस नदी के किनारे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करेंगे हम, तो सबसे पहले हम पाकिस्तान के स्थलों की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हड़प्पा होगा, मोहनजोदड़ो होगा, चामुंडा होगा। ठीक है। और ये सब बेसिक जो क्वेश्चन 1 टाइप के पूछते हैं। सुतकांगे ढोर से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, और ये सिंधु घाटी सभ्यता की एक बंदरगाह भी था। और भारत में जो बंदरगाह था लोथल था, इसकी भी बात करेंगे हम। लोथल भी एक बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का, और ये सुतकांगे ढोर भी है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार की भी हम बात करेंगे। तो इससे पहले हम देख लेते हैं उत्तर से दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम विस्तार है, उत्तर से दक्षिण इसे 1400 किलोमीटर में 1400 किलोमीटर में विभाजित, इसकी जो दूरी है 1400 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम जो है ये 1600 किलोमीटर है, और ये 1400 किलोमीटर है। ठीक है। हालांकि यहां से प्रश्न बनता नहीं। 12 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन हम बात करेंगे इससे जो सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। तो इसमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तर में अगर देखा जाएगा तो मांडा है। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये नदी जो है चिनाब नदी है। आप जानते हैं चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के बाड़ाचा दर्रे से होती है, क्योंकि यहाँ चंद्रा और भागा दोनों नदियों मिलकर बाड़ाचा दर्रे में प्रवेश करती हैं। वहीं से इसका नाम पड़ जाता है चिनाब। और ये मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर का अखनूर जिला है। अखनूर जिला, भारत का नूर अखनूर। तो याद रखिएगा, मांडा जो है जम्मू कश्मीर का अखनूर जिला है। ये किस नदी किनारे है? चिनाब नदी। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु है, उत्तरतम पूरा स्थल है। और दक्षिण में बात करेंगे हम, तो इसमें है दैमाबाद। और ये जो पड़ता है अहमदनगर में।
अहमदनगर में पड़ता है। अहमदनगर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। और ये जो नदी किस नदी के किनारे, तो प्रवरा नदी, प्रवरा नदी के किनारे। अगर प्रवरा नदी नहीं मिलेगा आपको ऑप्शन में, तो आप गोदावरी भी कर सकते हैं, गोदावरी, क्योंकि गोदावरी की ही सहायक नदी कौन सी है, प्रवरा नदी। ठीक है, यहाँ से एक स्रोत है, एक साक्ष्य मिला है, तांबे का रथ मिला है, यहाँ से तांबे का रथ मिला है। और इस दायमाबाद को जो है ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के अंतर्गत भी रखा गया है। इसे ताम्र पाषाण काल संस्कृति के स्थल के भी रूप में याद किया जाता है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था। उसके साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हुआ तो ताम्र पाषाण संस्कृति के अंतर्गत ये स्थल माना जाता है। उसके बाद हम पश्चिम में अगर बात करेंगे तो पश्चिम में आपका है सूतकांगे डोर। ये उस समय बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान है, पाकिस्तान में है। और ये किस नदी के किनारे है, तो नदी आप याद रखिएगा, दास्क नदी, दास्क नदी। दास्क नदी किनारे ये सिंधु घाटी सभ्यता की एक बंदरगाह भी था, एक बंदरगाह भी था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के दो बंदरगाह याद रखिएगा, एक लोथल जो भारत में है और एक सूतकांगे डोर जो पाकिस्तान में है। यहाँ से विदेशी व्यापार होते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है, तो अगर पूर्वी में बात करेंगे, इसके पूर्वी में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और ये आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है, मेरठ में स्थित है, जहां से 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। अगर नदी पूछ लेगा तो ये हिंडन नदी किनारे, कौन सा, हिंडन नदी के किनारे, जो यमुना में मिलती है हिंडन नदी। ठीक है, इसी किनारे बसा हुआ है। तो कुल मिला के देखेंगे उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ये आपका विस्तार हो गया। उस सबसे उत्तर में मांडा है जो जम्मू कश्मीर का अखनूर जिला है। और ये किस नदी के किनारे है, इस सभ्यता का विकास हुआ है, चीना नदी। क्योंकि हमने बताया जो भी सभ्यताएं हैं किसी न किसी नदी के किनारे है, क्योंकि जल का स्रोत होता था इसलिए। और दक्षिण में देखा गया तो दायमाबाद या दायमाबाद जो कहा है, अहमदनगर, कहा है, महाराष्ट्र में। ठीक, किस नदी के किनारे, तो प्रवरा नदी या गोदावरी नदी के किनारे। यहाँ से तांबे का रथ मिला है और ये ताम्र पाषाण कालीन एक स्थल भी माना जाता है। अब सबसे पश्चिम में बात करेंगे सूतकांगे डोर, ये बलूचिस्तान में, वर्तमान में जो पाकिस्तान में है, वहां पर स्थित है। और किस नदी किनारे, दास नदी। इस प्रकार से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम विस्तार। अगर इसका देखा जाएगा उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है 1400 किलोमीटर में है, 1400 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम जो है इसको 1600 वर्ग किलोमीटर माना गया है, 1600 किलोमीटर माना जाएगा। ये किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम विस्तार है। उस समय जो है 12 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था, 12 लाख वर्ग किलोमीटर में। लेकिन वर्तमान में इसकी बहुत सारे स्थल प्राप्त हुए हैं, इसलिए 20 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा माना जाता है। इसकी आकृति कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों इसकी आकृति जो बन के आई है, ये त्रिभुजाकार बन के आई है। इसकी आकृति क्या है, त्रिभुजाकार। तो पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति या हड़प्पा सभ्यता की आकृति किस आकार में है, तो त्रिभुजाकार में है। ठीक है, इस प्रकार से इसके विस्तार की बात हो गई। अब हम बात करेंगे इसके प्रमुख स्थलों से। तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनते हैं इनके स्थलों से बनते हैं। तो इनके स्थलों में सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा की, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान पहला जो खोजा हुआ स्थल था तो क्या था, हड़प्पा था। तो हड़प्पा जो था सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा हुआ स्थल था। तो याद रखिएगा इसे। तो हम बात करेंगे जितने भी पूरा स्थल है वहां से आपको सिर्फ याद करना है खोज कब हुई, किसने किया और किस नदी के किनारे बसा हुआ है, और यहाँ से स्रोत क्या मिले हैं, यहाँ से स्रोत क्या मिले हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यहीं से प्रश्न बनता है। देखिए हमने बताया सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता जो था, हड़प्पा सभ्यता के पहले जो सभ्यता थी वैदिक सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता के पहले जो सभ्यता आई वो क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी। लेकिन भारतीय इतिहासकार या विदेशी इतिहासकार वैदिक सभ्यता को
भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता मानते थे। और जैसे ही हड़प्पा की खोज हो जाती है, इस वैदिक सभ्यता को भूल करके सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को मानी जाती है। तो थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि को बताएंगे हम, हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज होने से पहले 1826 में एक अंग्रेज अधिकारी होता है, चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने क्या किया, चार्ल्स मैसन ने 1826 में सबसे पहले जानकारी दी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। 1826 में सबसे पहले जानकारी दी। उसके बाद 1856 में क्या होता है, लाहौर से कराची के मध्य रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही है। और इसमें रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए क्या आवश्यकता होती है, कंकड़ की, पत्थरों की और रोरे की। अब रोरे की आवश्यकता हुई, ठीक है, जब कंकड़ों की आवश्यकता हुई तो इसमें जो इसके नेतृत्व में खोजा जा रहा था, ये रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही थी, वो थे बर्टन बंधु थे। ये दो भाई थे बर्टन बंधु। एक थे विलियम बर्टन और एक थे जॉन बर्टन। ये दोनों भाइयों ने, ठीक है, जब आवश्यकता पड़ी है कंकड़ पत्थर की, तो यहाँ पर हड़प्पा एक दुर्ग था, इस हड़प्पा दुर्ग से ईंटें निकालने लगे, तब ये अस्तित्व में आया थोड़ा बहुत। लेकिन उस समय जो है 1857 की क्रांति की वजह से लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं गया। 1857 की क्रांति की वजह से लोगों का इस पर ध्यान नहीं गया, इग्नोर कर दिया गया। उसके बाद फिर 1900 में देखेंगे, 1905 में जो होता है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। भारतीय पुरातत्व की विभाग की स्थापना होती है। ये कर्ता कौन है, तो लॉर्ड कर्जन, ठीक है। और इस भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक बनते हैं सर जॉन मार्शल। कौन बनते हैं, सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल जो होते हैं, सर जॉन मार्शल इस पुरातत्व विभाग के क्या होते हैं, महानिदेशक बनते हैं। और जब ये महानिदेशक बनते हैं तो इन्हीं के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा को खोज निकाला। जब हड़प्पा को खोज निकाला तो इसी जो है भारत का सबसे प्राचीन नगरी सभ्यता माना गया है। जब खोजने के बाद बहुत सारे स्थल खोजे गए, और जब खोज किए गए तो इसमें जो है तमाम प्रकार के नगर विन्यास वाली चीजें मिली। जैसे आधुनिक नगर पालिका, नगर निगम है, उससे बढ़िया बेहतर व्यवस्थाएं की गई थी। पक्की नालियां बनाई गई थी, लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई गई थी। जल निकास के उत्तम साधन की वजह से जो है हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन सबसे बेहतरीन माना जाता है। और इसके समकालीन जितने भी सभ्यता थे, सबसे बेहतरीन सभ्यता किसे माना जाता है, हड़प्पा सभ्यता की। क्योंकि यहाँ की विशेषता क्या थी, यहाँ पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता या चीन की सभ्यताओं में ऐसे पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया जाता था, ठीक है। तो बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, स्रोत मिले हैं आपको, जो आपको बताएंगे कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आप मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है, जो पक्का स्नानागार है, पक्की ईंटों से बनाई गई है, ठीक है। और इनकी जो सड़कें हैं देखेंगे, ठीक है, ग्रिड पद्धति से बनाई गई थी, जाल आकृति से बनाई गई थी, ग्रिड पद्धति से कहा जाता है। नगर नियोजन इतने बेहतरीन व्यवस्था इसका था, जो वर्तमान में नगर नियोजन इतना बढ़िया व्यवस्था नहीं हो पाया है, ठीक है। तो इनके सबसे पहले हड़प्पा की बात करेंगे। तो हड़प्पा से जो प्रश्न बनते हैं, इसमें जो प्रश्न बनेंगे, तो हड़प्पा की खोज कौन की, खोज किया था इसका 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। ये स्थिति कहाँ है इसकी, अवस्थिति, इसकी अवस्थिति जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोटे
गोमरी जिला है। कौन सा है? मोटो गोमरी जिला है। वर्तमान में इसे साहिवाल कहा जाता है, साहिवाल जिला कहा जाता है। तो ये अवस्थिति इसकी यही मानी जाती है। और ये नदी जो था तो रावी नदी के बाएं तट पर, बाएं तट पर। तो याद रखिएगा, रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोटो गोमरी जिला या साहिवाल जिला। ठीक है। खोज किसने किया? 1921 में राय बहादुर दयाराम सैनी ने। ठीक है। अब यहां से जो स्रोत मिलते हैं, जो स्रोत मिले हैं, इनमें महत्वपूर्ण स्रोतों में स्वास्तिक चिन्ह। कौन सा है? आपका स्वास्तिक चिन्ह होगा, स्वास्तिक चिन्ह यहीं से मिले हैं। और यहीं पर जो है आयताकार मुहर, आयताकार मुहर मिले हैं, जिसमें जो है हड़प्पाई लिपि है, हड़प्पाई लिपि। और हड़प्पाई लिपि आप जानते हैं कैसे थे? भाव चित्रात्मक लिपि थी। और इसकी जानकारी कहां मिलती है? आयताकार मुहर से। और इसी में एक मुहर में जो है एक स्त्री के गर्भ से उगता पौधा दिखाया गया है। और इसे मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की प्रतिमा कहा जाता है। इसे मातृ देवी की प्रतिमा माना जाता है। इसे मातृ देवी की प्रतिमा या उर्वरता की देवी कहा जाता है, या उर्वरता की देवी कहा जाता है। तो याद रखिएगा। और यही इसी से ही जो है सोने का हार मिला है, सोने का हार भी मिला है। तो इस प्रकार से जो स्रोत पाए गए हैं आपके हड़प्पा से, और हड़प्पा से भी एक अन्नागार मिला है, अन्नागार भी मिला है। और कब्रिस्तान एच भी मिला है। यानी यहां पर जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, अब मृतक शरीर को दफनाते थे, तो यहां से मुर्दे दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखिएगा, ये आपके हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन बनते हैं, ये सभी क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो की। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से जो प्रश्न बनता है, इसका पहले शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ बताया गया है, कई अर्थ हैं इसके जो शाब्दिक अर्थ हैं, इसमें सबसे पहला होगा मुर्दों का टीला, मुर्दों या प्रेतों का टीला, प्रेतों का टीला, या आप कहते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मुर्दों या मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला। इसे सिंध का बाग भी कहा गया है, इसे सिंध का बाग भी कहा गया है, जो सिंधी भाषा का शब्द अर्थ होता है इसका, मृतकों का टीला। ठीक है। और यहां पर इसे नखलिस्तान भी कहा गया है, जो इसका शाब्दिक अर्थ यही होता है। नखलिस्तान का शाब्दिक अर्थ होता है प्रेतों का टीला। ठीक है। लेकिन अलग अलग इतिहासकार इसको अलग नाम से जानते हैं। ठीक है। इस प्रकार इनका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी, खोज और देखेंगे, खोज जो किया गया था 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था, राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। अब ये वर्तमान की अगर इसकी अवस्थिति देखा जाएगा, इसकी अवस्थिति की बात करी जाएगा, तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित, पंजाब प्रांत में स्थित लरकाना जिला है, लरकाना जिला है। ठीक है। और अगर पूछा जाता है किस नदी के तट पर है, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ था, ये बस्ती जो है सिंधु नदी के
दाएं तट पर स्थित था, दाएं तट पर बसा था। तो इस प्रकार से खोज जो किए थे राखल दास बनर्जी, इसकी स्थिति देखा जाएगा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ये स्थिति याद रखिएगा लरकाना, क्योंकि अब वर्तमान में समय जो प्रश्न बनते हैं इनके जिलों से प्रश्न बन जाता है। पाकिस्तान का प्रांत है, ठीक है, लरकाना वहीं से प्राप्त हुआ है, और नदी क्या है, सिंध नदी के दाएं तट पर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्रोत मिले हैं हमें, जो स्रोत मिले हैं, इन स्रोतों में सबसे देखा जाएगा तो कांस की नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति। अब यहां से प्रश्न क्या बनता है, देखिए यहां से कांस्य का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत ज्यादा करते थे। कांस की नर्तकी, और ये नर्तकी की मूर्ति कैसी बनाई जाती थी, या भी पेट में प्रश्न बना था ये, तो पेट में जो प्रश्न बना था ये मोम को पिघला कर, मोम को पिघलाते थे और इसी से पिघलाने के बाद कांस और तांबा और टीन मिलाकर उसमें इसका प्रयोग करके कांस बनाते थे। तो कांस की नर्तकी की मूर्ति जो थी 16 वर्ष की एक बालिका है, उसे नृत्य करता हुआ दिखाया गया है। तो नृत्यांगना की मूर्ति थी एक प्रकार से, ठीक है, डांसिंग गर्ल, ठीक है। इस प्रकार से जो है कांस की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो से एक स्थल मिला है, धार्मिक स्थल था वो, धार्मिक स्थल, विद्वानों ने इसे धार्मिक स्थल माना है। तो इसे कहा जाता है विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार। अब इतना बड़ा विशाल स्नानागार था, कितना था, 11.88 मीटर लंबी थी ये, और 7.22 मीटर चौड़ी थी, ठीक है। इतना विशाल स्नानागार बनेगा तो एक लोगों को नहाने के लिए तो बनेगा नहीं, तो इतना बहुत बड़ा कोई शौकीन होगा, ठीक है। ये विशाल स्नानागार जो था ये धार्मिक स्थल था, क्योंकि इसके आसपास जो था कुछ पुरोहित भवन में मिले हैं, ठीक है, कुछ पुरोहित भवन भी मिले हैं। तो पुरोहित भवन के कारण जो है इसे इतिहासकारों ने विशाल स्नानागार कहा है, और सर जॉन मार्शल ने इसे विश्व का तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक बताया। इससे सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सबसे सुंदर कृति मानी है इसे, ठीक है। और जो इनके साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से, उसमें पशुपति की मूर्ति मिली है, पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। इसमें एक व्यक्ति है इस तरीके से बैठा हुआ है, और इसके आसपास जो है हाथी है, गैंडा है, भैंस है, हिरन है और बाघ है, ये पूछा गया है। तो इसे पशुपति बताया गया है। सर जॉन मार्शल ने इसे भगवान शिव का आदि रूप बताए, इसलिए पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ मिली है, तो मोहनजोदड़ो से। और यहाँ जो पशुपति जो बैठे हुए हैं योग करते हुए, यहाँ इनके आसपास हाथी है, भैंस है, गैंडा है और हिरन है और बाघ है, ये भी पूछा गया है, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और यहीं से एक और स्रोत मिला है, एक और साक्ष्य मिला है, मंगोलायड पुजारी। एक पुजारी है, दाढ़ी मूछ वाला है वो, उसे दाढ़ी भी है, मूछ भी है, और बहुत सेटिंग वोटिंग किया गया है उसका, और वे साल उड़ा है, उस साल को अलंकृत किया गया है, इसे मंगोलायड पुजारी भी कहा गया है। तो याद रखिएगा, ये सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो है यहां से प्राप्त स्रोत है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे चाहुद्रो। तो चाहुद्रो से जो प्रश्न बनता है, चाहुद्रो स्थित कहाँ है, तो खोज पहले किसने किया, नदी कौन सी है और इसकी अवस्थिति, और यहां से जो स्रोत मिले, तो खोज जो हुआ था 1931 और 34 के मध्य हुआ था, 1931 और 34 के मध्य, 1931 से 34 के मध्य। कौन किए थे, एनजी मजूमदार ने किया था, जो इनका पूरा नाम है नानी चंद्र
एनसी मजूमदार, एनसी नानी चंद मजूमदार, मजूमदार। ठीक है, ये जो नदी है ये सिंधु नदी के बाएं तट पर है, ये भी सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। और इसकी जो अवस्थिति है ये मोहनजोदड़ो से 34 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यह मोहनजोदड़ो से 34 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ठीक है, और यहां से जो स्रोत मिले हैं, यहां से प्रश्न बनते हैं, यहां से जो स्रोत है, यहां से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, यहां से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। और यहीं से ही लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। और यहीं से जो है यहां से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के साक्ष्य मिले हैं। तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते और बिल्ली के पंजे के साक्ष्य, कुत्ते और बिल्ली के पंजे के साक्ष्य मिले। तो एक बिल्ली है, भाग रही है, उसका पीछा कर रहा है कुत्ता, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो बिल्ली पीछा करता है किसका? कुत्ते को। कुत्ता भागता है, बिल्ली पीछा करता है। ठीक है, इस प्रकार के स्रोत हैं। और यहाँ एक कारखाना था, याद रखिएगा, ये कारखाना था। और यहाँ से पक्की नालियां मिली हैं। यहाँ से पक्की नाली किस प्रकार से? मिट्टी से बनी पक्की नाली मिली है। क्या मिले हैं? मिट्टी से बनी पक्की नाली भी मिली है। और याद रखिए, कंघे का साक्ष्य यहीं से मिला है, कंघे का भी साक्ष्य यहीं मिले हैं। और जो काजल लगाने वाली जो डिबिया होती है यहीं से मिली है, काजल के डिबिया के साक्ष्य, काजल के डिबिया के साक्ष्य। तो याद रखिएगा दोस्तों, चाहुंदड़ो जो है इसकी खोज कौन किया था? 1931 में एनसी मजूमदार, जिसका नानी चंद मजूमदार माना जाता है। और ये किस नदी के किनारे? तो सिंध नदी के बाएं तट पर स्थित है। और इसकी अवस्थिति देखा जाएगा तो मोहनजोदड़ो से 34 किलोमीटर पूर्व, मतलब पाकिस्तान में भी है। ये क्या है? मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में इसको याद रखिएगा। यहाँ से जो स्रोत मिले हैं, यहाँ से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। यह एक औद्योगिक नगर था, इसलिए इसे मनके बनाने का कारखाने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। किसका साक्ष्य मिला है? लिपस्टिक के साक्ष्य। और यहीं से काजल की डिबिया के साक्ष्य मिले हैं। और मिट्टी से बनी पक्की नाली का साक्ष्य मिला है। और कंघे का साक्ष्य मिला है। और एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते और बिल्ली के पंजे के साक्ष्य। जो पंजे मिले हैं ये कहाँ मिले? एक ईंट है, उस ईंट पे किसका? बिल्ली का पंजा है, उसके बाद कुत्ते का पंजा है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य। तो ये हो गए पाकिस्तान के महत्वपूर्ण जो स्थल हैं। और सारे बहुत महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसे कोट दीजी है, सुतकांगे डोर है। ठीक है, तो कोट दीजी सुतकांगे डोर में अगर देखा जाएगा तो उसको देख लेंगे थोड़ा, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। भारत के जो स्थल है, देखिए इसमें जो है एक नवसारी है, ये भी पाकिस्तान से एक पूरा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। यहां से नारी की मूर्ति मिली है, नारी की सर्वाधिक मूर्ति मिली है, सर्वाधिक मूर्ति मिली है। और इसमें जो नारी की मूर्ति है सर्वाधिक सिंदूर वाले हैं। कौन सा है? सिंदूर वाला है। तो सबसे ज्यादा सिंदूर वाली मूर्ति कहां मिली है? नवसारी में। ये भी पाकिस्तान पड़ता है। नारी की सबसे ज्यादा मूर्ति, और किस प्रकार की मूर्ति थे? तो मिट्टी से बनी मूर्ति थी। तो याद रखिएगा। और यही पाकिस्तान का जो स्थल है एक सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु माना जाता है। और यहां से आप जानते हैं यह एक, तो दोस्तों हमने बात कर लिया सिंधु घाटी सभ्यता का जो पाकिस्तान से जितने भी स्थल हुए, चाहे वो हड़प्पा हुए, मोहनजोदड़ो हुए, चाहुंदड़ो हुए, सुतकांगी डोर हुए, कोट दीजी हुए, आमरी हुए, अली मुराद, डाबरकोट, इन सभी स्थलों के बारे में हमने पढ़ा। हमें मालूम है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 3 देशों में मिलता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। तो अफगानिस्तान के स्थलों को हमने देख लिया, पाकिस्तान के स्थलों को हमने देख लिया।
अब हम अगला जो पढ़ने वाले हैं भारत के स्तर से, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज्यादा स्थल जो प्राप्त हुए हैं वो भारत से ही प्राप्त हुए हैं। और भारत में सबसे ज्यादा कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो गुजरात में। तो स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा जो स्थल प्राप्त हुए हैं भारत से, तो भारत के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्थल है जहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं उन्हीं के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे लोथल। लोथल का जो खोज हुआ था, लोथल की खोज जो हुई थी 1954 में हुई थी। इसके जो खोजकर्ता है, खोजकर्ता जो रहेंगे वो है रंगराव नाथ इनके खोजकर्ता है। और ये गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित अहमदनगर जो है, अहमदाबाद जो है गुजरात के कच्छ के रण में, यह गुजरात के कच्छ में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के जो स्रोत मिले हैं यहाँ से, उन स्रोतों में, क्योंकि सबसे ज्यादा स्रोत जो है, स्रोतों में सबसे ज्यादा प्रश्न लोथल से ही बनते हैं। यहाँ के जो स्रोत है शैल चिकित्सा, ये खोपड़ी में छिद्र किया गया है, उसमें शैल चिकित्सा का साक्ष्य मिला है। और लोथल से ही जो है, लोथल एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह भी था। और लोथल से जो है चावल के दाने का साक्ष्य मिला है, रंगपुर से भी मिला है, लोथल से भी मिला है। और इतिहासकार लोथल को बंदरगाह के रूप में इसलिए याद करते हैं क्योंकि यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। गोदीवाड़ा, जिसे आप कहते हैं डाकयार्ड का साक्ष्य यहाँ से मिला है। और यहाँ से खोपड़ी में शैल चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं। और लोथल से ही जो है युगल समाधि मिली है, यहाँ से युगल समाधि मिली है। मतलब यहाँ पर सती होने का पहला प्रमाण मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में सती होने का प्रमाण मिलता है क्योंकि यहाँ से युगल समाधि, एक स्त्री और पुरुष को साथ कब्र मिला है, स्त्री और पुरुष उसमें दफनाए गए हैं। इस प्रकार से जो है ये महत्वपूर्ण स्रोतों में, और यही लोथल से ही जो है पंचतंत्र चालाक लोमड़ी के भी साक्ष्य मिले हैं। जो विष्णु शर्मा की पुस्तक है पंचतंत्र, उसमें जो चालाक लोमड़ी का जो साक्ष्य है, पंचतंत्र में जो स्थित है चालाक लोमड़ी के साक्ष्य, चालाक लोमड़ी के साक्ष्य मिले हैं, लोमड़ी के साक्ष्य मिले हैं। और यहीं से जो है मम्मी का साक्ष्य मिला है। मम्मी का साक्ष्य मिला है। और यहीं से हवन कुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। हाथी के दांत भी मिले हैं यहाँ से। तो इस प्रकार से लोथल से जो प्रश्न बनते हैं इनके स्रोतों से बनते हैं और इनके खोजकर्ता से। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा गुजरात में, गुजरात के कच्छ में भोगवा नदी के तट पर। और उसके बाद हम नेक्स्ट जो स्थल है उनकी बात करेंगे। धौलावीरा, विज्ञान के दृष्टि से ये भी स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धौलावीरा जो है, इसकी खोज जेपी जोशी ने किया था। इसकी खोज जो है जेपी जोशी ने, खोज जेपी जोशी ने किया था। और ये खोज कब हुआ था? इस पूरा स्थल की खोज 1961 और 68 के बीच में हुआ था इसकी खोज। धौलावीरा सभी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में, सभी में 2 भागों में विभक्त किया गया था, लेकिन धौलावीरा को 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो इसलिए धौलावीरा जो है गुजरात जिले में स्थित है। और यहां से जो स्रोत मिले हैं, इन स्रोतों में एक विशाल स्टेडियम मिला है, एक विशाल स्टेडियम मिला है
और यहीं से जो है पक्की हुई जो है मिट्टी से नाली का साक्ष्य मिला है, जैसा कि आप कालीबंगा से भी देखेंगे और राखीगढ़ी से भी देखेंगे। ठीक है। और धौलावीरा में सबसे महत्वपूर्ण जो है इसका जो इसे तीन भागों में विभक्त किया गया था, और यहीं से धौलावीरा में कुएं का भी साक्ष्य मिलता है, जैसा कि कालीबंगा से भी कालीबंगा के प्रत्येक तीसरे घर में देखा जाएगा तो कुएं के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से भी कुएं के साक्ष्य मिले हैं, और ये जो कुएं के साक्ष्य यहाँ से मिला है, यहाँ बताया गया है कुएं में उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी। और ये जो है नदी की बात करते हैं। नदी किस नदी के किनारे था? ये जो नदी था, नदी जो था ये घग्गर नदी किनारे, जिसका प्राचीन नाम आप जानते हैं सरस्वती नदी, इसी किनारे। तो हम बता रहे थे जो कुआं था उसमें उतरने की सीढ़ियां थी, और कुएं में एक कोने में एक वो खोपे बनाए गए थे, और उस खोपे में जो है दीप जलाए जाते थे। ये माना जाता है दीप जलाए जाते थे, और ये दीप जो जलाए जाते थे ये कहीं कहीं सरस्वती देवी की पूजा के लिए किया जाता था, ऐसा माना जाता है। इस सिंधु घाटी सभ्यता के जो धौलावीरा से है, धौलावीरा से जो है देवी की, सरस्वती देवी की पूजा का साक्ष्य मिलता है। इस प्रकार से महत्वपूर्ण है ये धौलावीरा जो है। उसके बाद जो हम देखेंगे अगला स्थल कालीबंगा। यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, कालीबंगा का शाब्दिक जो अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़िया, काली रंग की चूड़िया। इसकी जो खोज हुई थी, इसकी खोज जो हुई थी ये हुई थी 1973 में इसकी खोज हुई थी। और खोजकर्ता जो थे ये अमलानंद घोष थे, अमलानंद घोष। लेकिन इसका उत्खनन का जो कार्य किए थे, इसके उत्खनन से पूछा जाता है, इसके उत्खनन जो किए थे ब्रजवासी लाल और बीके थापर। बुकों में आपको ब्रजवासी जो है बीबी लाल कहा जाता है, इन्हें बीबी लाल कहा जाता है। तो खोजकर्ता अलग थे, लेकिन उत्खनन करता जो थे ये अलग थे। ठीक है। और यहां से जो ये नदी जो है यहाँ पर भी सरस्वती नदी, यहाँ पर हम देखेंगे किस नदी के किनारे था ये स्थल। तो नदी में सरस्वती नदी था यहाँ पर, या जिसे घग्गर नदी कहते हैं। घग्गर नदी सरस्वती एक ही नदी मानी जाती है। तो यहां से अगर हम बात करेंगे, जो स्रोत जहां से जो मिले हैं, इनके स्रोतों में बात करेंगे, तो इनके स्रोतों में यहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहां से जो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, यहीं से जो है कालीबंगा से जो है कच्ची, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि यहां पर जो है कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। धूप में सुखाकर मकान बनाए जाते थे। तो जो मकान है यहाँ पे, जो मकान जो मिले हैं, मकान कच्ची ईंट से निर्मित थे, कच्ची ईंटों से निर्मित थे। इसीलिए इसे दीनहीनों की बस्ती कहा गया है। इसीलिए इसे दीनहीनों की बस्ती कहा गया है। और इस कालीबंगा के प्रत्येक तीसरे घर में कुएं के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं?
कुएं के साक्ष्य मिले। और एक सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाधान के तीनों प्रकार मिले हैं। कालीबंगा से सवाधान के तीनों प्रकार मिले हैं। कौन कौन से प्रकार? तो तीनों प्रकार में एक होगा पूर्ण संस्कार, एक होगा आंशिक संस्कार और एक होगा दाह संस्कार। तो तीनों प्रकार के संस्कार अग्निकुंड के साक्ष्य में मिले हैं। यहां से अग्निकुंड के साक्ष्य में मिले हैं। और याद रखिए, जो तीनों प्रकार के जो संस्कार हैं, समाधान है, ये कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। पूर्ण संस्कार में क्या होता था? पूर्ण संस्कार में ये जो है शवों को जो होता था, मृतिक शरीर को जो होता था, ये दफनाया जाता था उत्तर से दक्षिण की दिशा में करके। और जो आंशिक संस्कार था, ये मृतिक शरीर को खुले आसमान में छोड़ दिया जाता था। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और कौवे, चील ये लोग खाते थे। जो बचा हुआ था, जो बचता था इनके अस्थि पंजर, उसी का संस्कार किया जाता है, जैसा कि पारसियों में देखा जाता है। आज भी पारसियों में प्रचलित है, मृतक शरीर को खुले आसमान में छोड़ दिया जाता है और छोड़ने के बाद चील, कौवे, जो भी जानवर पशु पक्षी इसको खाते हैं। इसके बाद जो अस्थियां बचती है उसी को अंतिम संस्कार किया जाता है, इसीलिए इसे आंशिक संस्कार किया जाता है। और दाह संस्कार जो है, शरीर को प्रवाहित कर दिया जाता था या शरीर को जला दिया जाता था, इसे दाह संस्कार। तो सवाधान के तीनों प्रकार कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। यहां से काली चूड़ियां बड़ी मात्रा में काली चूड़ियां मिली है, इसलिए इसे काली चूड़ी या कालीबंगा के शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां बताया गया है। मिट्टी के चूड़ियां होते थे। और ये सोचिए कितना मिट्टी की चूड़ी कितनी वजन होगी। जो मिट्टियां आग में पकाई जाती थी उसे टेराकोटा कहा जाता है। तो टेराकोटा की चूड़ियां सबसे ज्यादा कहां मिले हैं? कालीबंगा से। और कालीबंगा जो है सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे बसा है और इसकी खोज कौन की है? अमलानंद घोष। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो प्रश्न बनते रहते हैं। बहुत सारे स्रोत मिले हैं, बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनते हैं यहीं से बनते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा ये मैराथन क्लास है, सारी चीजों को कोशिश यही कर रहे हैं कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी को ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो इतिहास में बहुत सारे रहस्य भी छुपे हुए हैं। तो हम बात करेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक की, जो इसमें अगला आपका है रोपड़ से जो प्रश्न बनता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान सबसे पहला स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला खोजा हुआ स्थल कौन था? रोपड़ था। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला उत्खनन वाला क्षेत्र कौन था? हड़प्पा था। लेकिन स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था रोपड़ था, क्योंकि इसकी खोज 1961 से 53 के बीच में किया गया था। और इसकी खोज जो किए थे ये भी इसकी खोज जो किए थे रंगराव ने किया था। और सॉरी, रंगराव नहीं किए थे, इसकी खोज जो है यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। इसकी खोज जो थे यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। इसकी खोज अगर बात करेंगे तो खोज 1951 से 53 के बीच। और इसकी खोजकर्ता जो है ये थे यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये जो है सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। जैसा कि हम देख रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं वो किसी न किसी नदी किनारे, और सबसे ज्यादा जो स्थल है ये जो है सिंधु एवं उनकी सहायक नदियों के किनारे है। सिंध की सहायक नदियों में जैसे सिंध हुआ, झेलम हुआ, रावी हुआ, चिनाब हुआ, व्यास हुआ, सतलज हुए। तो इन्हीं नदियों के आसपास जो क्षेत्र थे, जितने भी पूरा स्थल खोजे गए नदियों के आसपास ही खोजे गए थे। तो इसमें जो नदी था सतलज नदी के किनारे, यहां सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनता है? यहां से मानव के साथ कुत्ते का समाधान मिला है।
समाधान मिला है, यानी मनुष्य के साथ कुत्ते को भी यहाँ दफनाया गया है। यहाँ से एक कब्र में जो है मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। अब इसलिए जो है मनुष्य और कुत्ते में बहुत ज्यादा लगाव है, जो कि हम सिंधु घाटी सभ्यता से ही देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मनुष्य मानते हैं। और एक विशेषता इसकी ये है कि ये जो है स्वतंत्रता के बाद पहला खोजा हुआ स्थल था, पहला खोजा गया स्थल था। ठीक है, और ये मानव के साथ कुत्ते को जो साक्ष्य समाधान का साक्ष्य मिला है, ये नवपाषाणकालीन एक स्थल है। ठीक है, मांडा, और वो सिंधु घाटी सभ्यता का भी एक स्थल है मांडा। यहाँ से मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। तो दो जगह से याद रखिएगा मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने का जो साक्ष्य मिला है। ठीक है, इस प्रकार से रोपड़ से प्रश्न यही बनता है, खोजकर्ता और यहाँ के सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य। ठीक है, तो अगला जो हमारा स्थल है इसमें होगा राखी गढ़ी। ये राखी गढ़ी जो है ये हरियाणा प्रांत के, ये राखी गढ़ी जो है कहाँ है, तो हरियाणा में, हरियाणा में। और इसके जो खोजकर्ता होंगे, इसके खोजकर्ता जो है ये सूरज भान थे, सूरज भान। इसके खोजकर्ता सूरज भान। इसकी जो खोज हुई थी, इसकी खोज जो हुई थी ये 1969 में, 1969 में इसकी खोज हुई थी। और ये भी जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये भी जो है किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे। तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसका जो प्रश्न आता है, सबसे बड़ी जो विशेषता है इसकी जो विशेषता है, इसकी विशेषता यह है कि ये भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। क्योंकि एसएससी दिल्ली पुलिस में यह प्रश्न पूछा गया था 2019 में कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, जबकि सबसे बड़ा नगर अगर पूछा जाएगा तो धौलावीरा होगा। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ा स्थल जो है कौन सा है, राखी गढ़ी, जिसके द्वारा खोज किया गया था सूरज भान। और खोज कब हुआ था, 1969 में। और नदी कौन सी थी, तो घाघर नदी। इस प्रकार से जो है राखी गढ़ी की हमने बात कर लिया। अगला जो हमारा पूरा स्थल है ये बनवाली है। ये भी आपका हरियाणा में पड़ता है। बनवाली भी याद रखिएगा कहां पर स्थित है, तो हरियाणा में। ये भी हरियाणा में मिलता है। और इससे सबसे बड़ी विशेषता जो प्रश्न बनती है, इसकी विशेषता में देखा जाएगा तो खोज जो किए थे जेपी जोशी ने किया था। जेपी जोशी नहीं, इसकी खोज करता है रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा खोज किया गया था। और ये नदी अगर पूछ लेता है किस नदी के किनारे है, तो ये जो है ये घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे है। इसकी एक सहायक नदी है सरस्वती के, उसी के किनारे माना जाता है। लेकिन पूर्ण रूप से नदी पूछा जाता है तो घग्गर नदी या सरस्वती नदी। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, ये साक्ष्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से पूछे गए। यहाँ से मिट्टी के बने हल का साक्ष्य मिला है। मिट्टी को आग में पकाकर मिट्टी का हल बनाया गया, उसे आग में पका दिया गया, जिसे टेराकोटा कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। तो यहाँ से जो मिला है मिट्टी से बने हल का साक्ष्य, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साक्ष्य बस यही रखिएगा, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहां से मिला है, बनवाली। और बनवाली में 3 प्रकार के फसल का उल्लेख मिलता है। 3 प्रकार के यहाँ से फसल मिले हैं, गेहूं, जौ और तिल मिले हैं यहाँ पर।
तिल मिले हैं, जिसे तिल्ली आप लोग कहते हैं, और सरसों के ढेर मिले हैं, सरसों और सरसों के ढेर मिले हैं, सरसों के ढेर मिले हैं। तो ये हो गए आपके सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और वहां से बनने वाले छोटे मोटे क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है ये नगर नियोजन प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता उसकी नगर नियोजन थी। किस लिए नगर नियोजन थी? क्योंकि यहाँ के लोग सबसे पहले ही जो है भारत में सबसे पहले जो नगर नियोजन मिलता है वहां मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में। क्योंकि यहाँ के लोग वर्तमान में जैसे नगर पालिका है और बड़े बड़े शहर देखने को मिलता है, जिस प्रकार से वहां का रहन सहन और जिस प्रकार के मकाने बनाए जाते थे, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी, एक उत्तम व्यवस्था की गई थी, उस प्रकार की उत्तम व्यवस्था जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया था। बहुत बहुत ज्यादा ये टैलेंटेड थे, क्योंकि इनके नगरों जो थे ये दो भागों में विभाजित किए गए थे, एक पश्चिमी भाग, एक पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग में जो होते थे इसमें दुर्ग हुआ करता था, ऊंचे ऊंचे मकाने बनाए जाते थे, ऊंचे चबूतरे पे मकाने बनाए जाते थे, ताकि यहाँ पर अगर बाढ़ हो तो जल्दी से जल्दी जो है इनके मकानों में घर में जो है पानी न पहुंच पाए। और यहाँ से सबसे बड़ी विशेषता क्या है, पश्चिमी भाग में जो रहते थे, पश्चिमी भाग में प्रशासनिक लोग रहते थे, प्रशासनिक लोग रहते थे या उच्च वर्ग के लोग रहते थे। और इसमें जो पूर्वी भाग था इसमें आम जनता रहती थी, आम जनता। जैसे इसमें मजदूर रहते थे और किसान रहते थे। इस प्रकार के सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं सभी को दो भागों में विभाजित किया गया है इनके मकानों को। और जो आपका है धौलावीरा, इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो जो 2 प्रकार के जो दुर्ग, एक दुर्ग था, एक आपका पूर्वी भाग, एक पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग। इसमें प्रशासनिक लोग याद रखिएगा, और इसमें जो है आम जनता है, मजदूर लोग रहते थे। और यहाँ के जो भवन थे, नगर नियोजन के कारण ये था, जो भवन थे, ये भवन जो होते थे 2 मंजिला, 3 मंजिला, कहीं कहीं 4 मंजिला मिलते हैं। और ये जो भवन बनाए जाते थे एक लाइन में बनाए जाते थे, जिसे आप ग्रिड पद्धति कहते हैं, ग्रिड पद्धति। जाल के आकृति के अनुसार ये मिलता है। इनके जो रोड बनाए गए थे, ये रोड जो है हालांकि कच्ची रोड होते थे, लेकिन कहीं कहीं मोहनजोदड़ो हड़प्पा से जो रोड मिले हैं पक्की रोड बनाने का प्रयत्न किया गया था। क्योंकि ईंटों के जो टुकड़े थे, खंड जो थे, उन्हीं को बिछाकर बनाया गया था। इनमें जो मकान बनाए जाते थे, मकान जो था, ये मकान का जो दरवाजा था ये गलियों में खुलता था। मकान का जो दरवाजा था गलियों में खुलता था। लोथल को छोड़ करके अगर बात करेंगे, लोथल को छोड़ करके जितने भी सभ्यताएं थी, जितने भी नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता के, सबके दरवाजे गलियों में खुलते थे, रोड पर नहीं खुलते थे। इनका मानना होता है कि रोड पे प्रदूषण होता है, इसलिए इन्होंने अपने घर का जो दरवाजा है गलियों में खोल देते हैं, सड़क की तरफ न खोल करके। लेकिन याद रखिएगा, लोथल जो था एक बंदरगाह था, और बंदरगाह में व्यापार होता है, और व्यापार में जब उपज या संसाधनों को लाया और निकाला जाता है तो रोड का सबसे पहला आवश्यकता होगा। क्योंकि आप घूमकर अपने मकान, अगर मकान का दरवाजा पीछे रहेगा तो घूमकर अपने वस्तुओं को कैसे ले जाएंगे। इसलिए माना जाता है कि रोड के किनारे, क्योंकि ये व्यापारिक केंद्र था, गोदीवाड़ा का बंदरगाह था, इसलिए इसके मकान जो है ये सड़क की तरफ खुलते थे। ठीक है, और मकानों में जो दरवाजे थे ये इस प्रकार से बनाए गए थे कि दो दरवाजे जो है, मान लीजिए ये 2 मकान है, इसका दरवाजा इस तरफ होता था तो इसका दरवाजा इस तरफ, आमने सामने नहीं होते थे। मान लीजिए पति पत्नी में कोई बात हुई या झगड़ा वगड़ा हुआ, अगर पत्नी ने मार दिया पति को तो पड़ोस वाली देख लेंगे, पड़ोस वाली। इसलिए इन्होंने ये देख कर जो है, इनके दरवाजे आमने सामने नहीं होते थे। लोथल के दरवाजे आमने सामने होते थे, वो भी सड़क की तरफ। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। इनकी जो पद्धति थी मकान बनाने की, उसे ग्रिड पद्धति या जाल नुमान तरीके से, जैसे शतरंज के वो होते हैं, उसी तरीके से सड़कें आपस में एक दूसरे को काटते थे और 90 डिग्री का क्या बनाते थे, कोण बनाते थे, सड़कें आपस में काटते थे। इस प्रकार से जो है इनका नगर नियोजन माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो बड़े बड़े स्थल प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जैसे मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है
विशाल अन्नागार, लेकिन सबसे बड़ी सार्वजनिक स्थल मानी जाती है विशाल स्नानागार। ये विशाल स्नानागार पक्की ईंट से निर्मित थी। हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने समकालीन सभ्यताएं थी उनमें कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से जो है सिंधु घाटी सभ्यता जितने भी पड़ोसी सभ्यताएं थी, जितने भी समकालीन सभ्यताएं थी, सबसे उत्तम व्यवस्था की गई थी। हमने देखा बनवाली में जो है मिट्टी का पकी हुई मिट्टी का नाली बनाई गई थी। और आप कालीबंगा में देखेंगे तो कालीबंगा से जो है एक वृक्ष के तने को खोखले कर उसमें पानी निकालने के लिए जल निकालने की उत्तम व्यवस्था की गई थी। तो सबसे बड़ी विशेषता जो था सिंधु घाटी सभ्यता का, जो जल निकास था, इसका जल निकास, तो जल निकास जो व्यवस्था था सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत उत्तम किस्म का था। उत्तम किस्म इसलिए माना जाता है क्योंकि नालियां जो होती थी पक्की ईंटों से निर्मित होती थी, और इस नालियों को ढकने के लिए पत्थर से बड़े बड़े टुकड़ों से ढका जाता था। और इनका जो मकान बनाने का जो वास्तुकला से बहुत प्रेरित था। वास्तुशास्त्र को देखकर ये मकान बनाते थे कि रसोई घर कहाँ होना चाहिए, और प्रत्येक घरों में तो आंगन हुआ करता था, और उस आंगन के एक कोने में स्नानागार भी रहता था। प्रत्येक घर में स्नानागार भी रहता था। और जो नालियां बनाई जाती थी मकान के पीछे से, जो सड़क की तरफ से विभिन्न प्रकार के नदियों में जाते थे, इसकी इस प्रकार से विशेषता जो देखी गई थी, इसलिए इसे भारत का पहली नगर नियोजन प्रणाली या नगरीय सभ्यता मानी जाती है। तो हम आगे बात करेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? इसका नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी मकान है पक्की ईंट से निर्मित थे, सिर्फ कालीबंगा को छोड़कर। इसके जो अगला बात करेंगे तो हो भी गया था, मोहनजोदड़ो भी हो गया था। इस प्रकार से हमने देख लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण देखा, अब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख क्षेत्र देखा, अब सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार देखा, और हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में जो भी स्थल मिले, और वहां से उनके नदियों और उनके खोजकर्ता, उनके प्रमुख स्रोत। तो सफलतापूर्वक जो है आप लोगों के लिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता को हमने अच्छे से भली भांति अध्ययन किया। तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो वैदिक सभ्यता होगा।